आप लोग है साधारण भाषा, लेकिन यहाँ नीति शास्त्र में कैसी भाषा का प्रयोग करना है उन्हें जैसे दिया है। साहस किसे कहते हैं? जोखिम उठाने, ठीक है ना, दृढ़ रहने और खतरे, भय या कठिनाई का सामना करने की मानसिक या नैतिक शक्ति, ठीक है ना। ये क्या है? भय या कठिनाई का सामना करना, ठीक है ना, दृढ़ रहना, ठीक, और जोखिम उठाने का मानसिक और नैतिक शक्ति ये मानी जाती है। यह भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की क्या है? क्षमता है, ठीक है ना, क्लियर। यह लापरवाही की बात नहीं है। साहस में सोच समझकर जोखिम उठाना और सोच समझकर कदम उठाना क्या है? शामिल, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, पाकिस्तानी थी, को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के कारण तालिबान ने क्या कर दी थी? गोली मार दी, ठीक है ना, क्लियर। इसके बावजूद वो क्या रही? डटी रही और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बनी, ठीक, क्लियर। सिविल सेवकों के लिए महत्व, कानून को कायम रखना, ठीक। दूसरा क्या? भ्रष्टाचार पर आवाज उठाना। तीसरा क्या? जनहित की रक्षा करना, ठीक। जनहित की रक्षा करना मतलब जैसे एक पर्यावरण अधिकारी आर्थिक दबाव के बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर क्या करे? रोक लगाए, ठीक है ना, क्लियर। मतलब आर्थिक दबाव उसे दिया जा रहा है कि भैया इतना पैसा ले लो, आप इतना ले लो, इतना ले लो, लेकिन वो फिर भी किसी भी उसमें नहीं आ रहा है और क्या कर रहा है? उसके बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर क्या कर देता है? रोक लगा देता है। कठिन निर्णय लेना, अलोकप्रिय लेकिन आवश्यक कदम उठाने में क्या सक्षम बनाता है, ठीक है ना, क्लियर। भाई जाहिर सी बात है, अलोकप्रिय कोई भी डिसीजन लेगा ये साहस भरा ही होगा, तभी अलोकप्रिय निर्णय ले रहा है, लेकिन ले रहा है, ठीक। भेदभाव के विरुद्ध खड़ा होना, ठीक, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके विरुद्ध क्या हो जाना? खड़ा हो जाना, ठीक है ना। गलतियों को स्वीकार करना, ठीक, अपनी कहीं भी गलती, हर कोई गलती नहीं स्वीकार करता है, उसके लिए भी बड़े साहस की आवश्यकता होती है कि यस, इस कार्य के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जवाबदेही मेरी है, ठीक है ना, क्लियर। और ये सारे जितने मतलब गुण हैं वो किसके हैं? करेज के हैं। अब है एक और टर्म जिसको हम लोग कहते हैं अनुक्रियाशीलता यानी रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या? ये जान लीजिए, जैसे प्रतिदिन आने वाले नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति सजग रहने और अनुक्रिया करने और जनता की उभरती जरूरतों के प्रति सजग रहने के गुण से, इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। मतलब रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स करना, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए हमेशा क्या करना? अलर्ट रहना, हमेशा तैयार रहना, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। उदाहरण के लिए अपनी अनुक्रियाशीलता के लिए जाने जाने वाले IPS शिवदेव वामन डांगे सुलभता को प्राथमिकता देते थे। सुलभता का मतलब क्या? इजली हर चीज अवेलेबल हो जाता था। कथित तौर पर है जनता से प्रतिदिन सैकड़ों संदेश प्राप्त करते थे और सुनिश्चित करते थे कि हर एक पर हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे, ठीक है ना, क्लियर। जो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ग्राहक की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुनता है और तुरंत समाधान करता है, वह अनुक्रियाशीलता प्रदान करता है। भाई जाहिर बात है, ग्राहक सेवा केंद्र पे दुनिया भर के ग्राहक क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉल सेंटर्स पे ही बैठे हैं, अगर शिकायत वाले पे ही उस पे बैठे हैं हम लोग और कार्य कर रहे हैं, तो बार बार अगर आ रहा है तो एक एक पर हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। तो वो हमारी क्या है? अनुक्रियाशीलता है, रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा जानिए, इसके अलावा हमारा क्या है? कैसे कैसे और भी चीज जैसे दिया हुआ है कि ये सिविल सेवकों के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिवनेस, इसे जान लीजिए। जैसे उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी। उदाहरण के लिए कार्यालय समय से नियमित रूप से जनता से मिलना, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्स है। जैसे आप देखते होंगे, अपने मुख्यमंत्री को ही देखते होंगे, आदित्यनाथ जी को, उसमें क्या होता है कि मतलब जन सुनवाई के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहना, ठीक है ना,
कि मतलब जन सुनवाई में एक एक आदमी को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये उनका क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल बनाया है। अब उसमें क्या है, जो वहाँ व्यक्ति बैठा रहेगा एक एक उस पर मैसेज पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है, अनुक्रियाशीलता है, यानी जो तुरंत भी मैसेज का क्या करे, रिस्पॉन्स दे, किसी भी क्रिया का रिस्पॉन्स दे, ये रिस्पॉन्सिवनेस कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहली चीज क्या है, उपलब्धता। कार्यालय में समय से नियमित रूप से जनता से मिलना, मतलब एक जो समय हमने बना रखा है कि हम आपकी समस्या जो है 3 से 5 सुनेंगे, तो हार्डली आपको 3 से 5 वहां बैठ जाना है सुनने के लिए। उसके लिए चाहे आपको 2:55 पे ही क्यों ना आ जाना पड़े। ठीक है ना। मतलब जनता के आने से पहले ही आप बैठे रहे। ये जनता है, तुरंत एक एक लोगों को हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो ये क्या हो गई, ये हमारी उपलब्धता हो गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई। दूसरा क्या है, समयबद्धता, टाइम लाइननेस। ठीक है ना। प्रत्युत्तर के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करना और उसका पालन करना। ठीक है ना, क्लियर, जाहिर सी बात है। ठीक। तीसरा क्या है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आवेदन की स्थिति और निर्णय के औचित्य को ऑनलाइन प्रकाशित करना, ये ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, क्लियर। चौथा है हमारा अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। ठीक है ना। जवाबदेही क्या है, सार्वजनिक रूप से कमियों को स्वीकार करना। ठीक है ना। और सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। ठीक। और अनुकूलशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी, क्या मतलब प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक मंदी को ध्यान में रखकर सेवा मॉडल को समायोजित करना। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ गई, आर्थिक मंदी चल रही है, ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी जो सर्विस का हमने प्लान बताया था, ठीक है ना, उसको उसी के अनुरूप ढाल देना कि भाई अब आर्थिक मंदी है तो हम हो सके देंगे जरूर, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वितरित होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है ना, तो उसको समायोजित कर देना। ठीक है ना। अब आगे ये एक टर्म है, तो ये तीसरा टर्म है। एक हम लोगों ने पढ़ा करेज, एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, रिस्पॉन्सिवनेस, और ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, विवेक। विवेक को हम लोग कहते हैं क्या, प्रूडेंस। ठीक है ना, प्रूडेंस। प्रूडेंस जानिए, विवेक का तात्पर्य है व्यवहारिक मामलों में दूरदर्शिता का प्रयोग करने के गुण से। ठीक है ना, एक सद्गुण माना जाता है विवेक। ठीक है ना, क्लियर। तो दूरदर्शिता का प्रयोग करने के गुण से है। विवेकशील होने का अर्थ है सिद्धांत के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना और अपने व्यावहारिक, ठीक है ना, बिहेवियर यानी मामलों को चतुराई और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करना। ठीक है ना। अब आइए उदाहरण के लिए, जैसे सेवानिवृत्ति के लिए निवेश। ठीक। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना। ठीक है ना, क्लियर भाई, भी ये भी एक विवेक है। ठीक। उसके बाद सोशल मीडिया संबंधी जागरूकता, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी पुष्टि करने का प्रयास करना। भाई आप साइकिल भी चलाएंगे तो क्या हेलमेट पहन के, क्या बाइक पे चलाएंगे तभी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, सर फूट सकता है, साइकिल पे नहीं। ठीक, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए पीछे से कोई आकर के, वो भी तो कंडीशन है, वो बाइक पे भी है और साइकिल पे भी है, टूटेगा आपका सर ही। ठीक है ना, तो हेलमेट क्या करेगा, बचाव करेगा। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी चलें किसी भी साइकिल 2 पहिया से, तो हमेशा मुकुट धारण किए रहे। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, सिविल सेवकों के लिए महत्व। सिविल सेवकों के लिए महत्व क्या, पहला क्या, उचित निर्णय लेना। ठीक है ना, उचित निर्णय लेना, कार्रवाई करने से पहले संभावित परिणामों पर विचार करने से। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक सिविल सेवक किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव का क्या करता है, आकलन करता है। ठीक है ना, आकलन करता है उसी के आधार पर। अब है जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन यानी संभावित जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना, सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा। ठीक है ना,
क्लियर। तीसरा है उदाहरण, एक सिविल सेवक बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय क्या करता है, लागू करता है। वित्तीय उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायित्व यानी क्या, आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देना, ठीक है ना। जो भी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। और फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है। जो भी व्यय है, अपव्यय जिसको कहा जाता है, अपव्यय यानी क्या, ज्यादा खर्च, ठीक है ना। और यहाँ खर्च कैसा है, फिजूल, मतलब आवश्यक नहीं, ठीक, तो उसे क्या होना है, बचना है। उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक कार्यालय के भव्य नवीनीकरण की अपेक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार के लिए संसाधन आवंटन को क्या कर देना, प्राथमिकता देना, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं। आगे आइए, संधारणीयता, इसका मतलब क्या है, जैसे कॉन्टिन्यूटी एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, या हम लोग क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल, ठीक है ना, सतत जिसको कहा जाता है। तो दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभावों पर क्या करना, विचार करना, ठीक है ना, क्लियर, जिसका हम लोग लगातार उपयोग कर सके, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, संधारणीयता, कॉन्टिन्यूअस, या हम लोग क्या कहेंगे, सस्टेनेबल, एक हिसाब से सस्टेन करना, दीर्घकालिक। अब उदाहरण में आइए शालिनी अग्रवाल ने राज्य के स्कूलों में वर्षा जल संचयन का एक अभिनव समाधान निकाला, ठीक भाई। ऐसे स्कूल ऐसे जगह था जहां क्या कहते हैं, मतलब पानी की कमी हो या अन्य, तो वहां क्या करना, उस जगह वर्षा के जल का संचयन, एक अभिनव समाधान उसका निकाला, ठीक है ना। दीर्घकालिक विजन, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म विजन। इसमें क्या है, सिविल सेवक भविष्य में कार्यबल संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक शिक्षा योजनाएं क्या करता है, बनाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये सब आप लोग अपने से देख सकते हैं। फिर आया संयम, यानी आपका क्या, टेम्परेंस, ठीक है ना। संयम रखना, संयम रखना मतलब क्या, आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास करना, अति से बचना और अपने कार्यों और विचारों और इच्छाओं में एक स्वस्थ संतुलन खोजने के बारे में है। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट ना हो, ठीक है ना, क्लियर, एक कंट्रोलिंग वो हो, संतुलन बना रहे। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये टेम्परेंस यानी संयम में आती है, ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों को भी एक बार देखिएगा। जैसे उदाहरण यहाँ क्या कहा है कि संयम वह गुण है जो हमें सुख की शारीरिक इच्छा को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब आप हमेशा चाह रहे हो कि ऐसा है कि गर्मी का मौसम हो, 24 घंटा हम किस में रहें, एसी में रहें, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी है। आपको प्राकृतिक अनुभव भी करना है, ठीक है ना, क्लियर। जब तक आप प्रकृति के करीब नहीं रहोगे तब तक आप दुख से काफी दूर, मतलब रोगों से काफी दूर, मतलब रोगों के काफी करीब है। इसलिए प्रकृति के करीब रहिए। जितना आप नेचर से दूर भागोगे, जैसे कई लोग हैं जिनको मुलायम गद्दे ज़्यादा पसंद है, भाई ठाठ से सोएं, लेकिन रिजिडिटी आपके किसके लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी आवश्यक है। जो लोग सख्त तख्त पे सोते हैं, तख्ते पे सोते हैं, ठीक है ना, या ज़मीन पे भी सोते हैं, तो उनको आप देखिए काफ़ी सही रहता है, उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, ठीक है ना, क्लियर, कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम है दुनिया भर की, ठीक। दूसरी चीज एसी, आज तमाम ऐसे मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, संसाधन उपलब्ध हो गए हैं जो सुविधाओं के पर्याय हैं,
है कि नहीं है? भाई आपको ठंडी लग रही है, ब्लोअर चला दिया, हीटर चला दिया, पता चला कि हीटर चला दिया, कमरे का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा रहे हैं। आपको एक समय बाद क्या होने लगी? घुटन होने लगी, ठीक है ना? वो धीरे धीरे ही सही गर्म कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सफोकेशन होने लग रहा है। ब्लोअर चल रहा है, धीरे धीरे आपको क्या होने लगा? सफोकेशन होने लगा। तो फाइनली ये सब क्या है? ये इस सब पर आपको क्या करना है? संयम, कंट्रोलिंग करना है। कंट्रोलिंग क्या? कि वही सुख की शारीरिक इच्छाओं को नियंत्रित करना है। क्या करना है? सुख की शारीरिक इच्छाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं? नियंत्रित कर रहे हैं। यही हमारा संयम होता है। यह पूर्ण परहेज, कंप्लीट एब्सिस्टेंस जो है के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक उचित और टिकाऊ दृष्टिकोण खोजने के बारे में है। ठीक है ना? क्लियर? मतलब सुख की चाह को क्या करना? कम करना। ठीक है ना? सुख की चाह को कम कर दीजिए, अपने आप सुख मिल जाएगा। ठीक है ना? जिसको कहा जाता है एक सैचुरेशन लेवल बना लीजिए, संतोषम परम सुखम। ठीक है ना? क्लियर? तो वो अब बजट पे आ जाइए। बजट के प्रति जागरूक खरीदार खरीदारी की सूची बनाता है और उसका पालन करता है, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचता है और अपनी वित्तीय क्षमता के भीतर रहता है। कहा गया है चादर उतनी फैलाइए जितना पाँव उतना फैलाइए जितनी चादर, है ना? तो ओवरऑल क्या कि आप बियॉन्ड द चादर चले गए तो फिर हो पाएगा कुछ भी? तो इस वजह से चादर लंबी नहीं है, ठीक? ये कंट्रोलिंग नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, और सुविधा ना हो चादर बढ़ने की। तो वही यहाँ खरीदारी में भी कहा है, चलो भाई आज शॉपिंग कर आते हैं, और शॉपिंग में आपने अनर्गल खरीद लिया। आप गए थे एक जैकेट, आपको 5 जैकेट पसंद आ गया, आपने कहा कि नहीं यार 5 खरीदेंगे, ठीक? तो फाइनली कहीं ना कहीं इकॉनमी आपकी बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो यहाँ कंट्रोलिंग चाहिए। सिविल सेवक के लिए महत्व, उचित निर्णय लेना। एक संयमित सिविल सेवक बड़े उपहारों को अस्वीकार करके अपने इसके लिए हितों के टकराव से क्या करता है? बचता है। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, आप ऐसे पोस्ट पे हो कि लालच आपको देने के लिए तमाम लोग दौड़ेंगे, ठीक है ना? हमारी एक फाइल है, वो आगे बढ़ा दीजिए, एक कार ले लीजिए, लालच भी अच्छे मिलते होंगे तभी ना, ठीक? तो आपने क्या किया? हाँ भाई, एक कार की लालसा है, तो फिर तो यहाँ क्या होगा? हित आपके टकराएंगे, ठीक है ना? क्लियर? तो हितों से टकराव से बचना है। आगे आइए, कुशल संसाधन प्रबंधन। बजट अनुकूल यात्रा विकल्पों का चयन संयम को दर्शाता है, ठीक है ना? जैसे बजट अनुकूल यात्रा विकल्पों को, अनुकूल यात्रा विकल्प क्या भाई? आपका बजट जो है ये है कि आपको इलाहाबाद जाना है, बस्ती से इलाहाबाद जाना है, आपके पास आपको 1000 में लौट भी आना है, तो आप संसाधन उपयोग करोगे बस का, ठीक? अधिक से अधिक ट्रेन का। अब आप चाहो कि हम नहीं हवाई जहाज से जाएं और हवाई जहाज से लौटें, तो बजट अनुकूल नहीं हुआ। ये बजट अनुकूल यात्रा हुई कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये आपके संयम को नहीं दर्शा रहा है, ठीक है ना? क्लियर? निष्पक्षता और न्याय। नौकरी के आवेदनों को का केवल योग्यता के आधार पर मूल्यांकन करना संयम को दर्शाता है, ठीक है ना? दबाव में आत्मनियंत्रण। एक संयमित अधिकारी सार्वजनिक संकट के दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से क्या होता है? बचता है, ठीक है ना? कि जल्दबाजी में कहीं कुछ गलत निर्णय न ले ले, ठीक है ना? जिम्मेदार सामाजिक आचरण। सार्वजनिक रूप से नशा करने से बचने से एक लोक सेवक की अपेक्षित गरिमा बनी रहती है। अब पता चला आप ड्रिंकर हो, अल्कोहल लेते हो, लेकिन भारी मात्रा में नहीं लेते हो। पता चला भाई घर पे ले लिया, या
जो आपके अपने मित्र हैं, अपनी सोसाइटी है, उसमें ले लिया। लेकिन आप क्या किसी पब्लिक कार्यक्रम में चले गए और उसका हिस्सा हो और वहाँ भी आपको ऑफर किया गया और आप उस स्टॉल पे चले गए और वहीं शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गरिमा को क्या कर रहा है, ठेस पहुंचाएगा। आप अच्छे चेन स्मोकर हो, सब सही है, लेकिन ये जो समाज में एक गलत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, उन चीजों को आप क्या भाई, जो गलत आचरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम आदर्श कैसे कह सकते हैं? आदर्श हमेशा सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो गलत आचरण को अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आदर्श नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, गलत है। इसी वजह से ऐसी चीजों से क्या होना है, बचना है। क्यों? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी जवाबदेही तय करेगी। इसी वजह से जिम्मेदार सामाजिक आचरण आपका होना चाहिए। अब एक नया टर्म है क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। भाई किसी भी, आप अभी पढ़े थे कि फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, ठीक, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन में ही लोग सबसे ज्यादा खुलासा कहाँ करते हैं, गोपनीयता पर, ठीक है ना, क्लियर। जहाँ गोपनीयता बनी रहनी चाहिए वहाँ मीडिया क्या कर जाती है, गोपनीयता को भंग कर देती है। और किसी भी सिविल सर्विस सर्वेंट को गोपनीयता को बरकरार रखना उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसका दायित्व होता है, ठीक है ना, क्लियर। कई मुद्दों पर ऐसा होता है, ठीक। जानिए कौन कौन मुद्दे हैं, क्या क्या हैं, कैसे। अब गोपनीयता के बारे में जान लीजिए। जैसे यहां दिया हुआ है संवेदनशील तथा वर्गीकृत सूचना, ठीक है ना, मतलब संवेदनशील है भाई ये, ठीक। और गोपनीय वर्गीकृत सूचना, डेटा या ज्ञान को गोपनीय रखने तथा अनधिकृत व्यक्तियों या अनपेक्षित दर्शकों के समक्ष इसे प्रकटीकरण को रोकने की प्रथा या आश्वासन। व्यापक जनहित के लिए कुछ सूचनाओं या मामलों को जनता की नजर में गुप्त रखना है, ठीक। जैसे उदाहरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम यानी OSA यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में व्यापक जनहित में गोपनीयता का क्या है, प्रावधान है। यौन अपराधों के पीड़िता की पहचान का खुलासा न करना, ठीक है ना, क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज गोपनीय रखी जाएगी। आगे आइए, सिविल सेवकों के लिए महत्व, ठीक, क्या है। पहला तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जैसे वर्गीकृत सैन्य रणनीतियों को लीक नहीं किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो। उसके बाद गोपनीयता और जनहित में संतुलन करना, ठीक है ना, कि भाई गोपनीयता वहां तक ही रखना है जहां तक जनहित सुरक्षित रहे, ठीक है ना। अब इतना भी गोपनीयता ना कर दीजिए कि एकदम, ठीक, या इतना भी खुलासा मत कर दीजिए कि जनहित बिगड़ने लगे, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करना आवश्यक हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी फैल रही है, ठीक, आपको ये लगता है कि ऐसा है कि अगर जनता तक ये बात पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं जनता में क्या आ जाएगा, एक आक्रोश आ जाएगा और शांति व्यवस्था क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, और फाइनली आप उस चीज को छिपा रहे हो, ठीक। और ये भी आपको पता है कि आने वाले समय में जनता को ये पता चल ही जाएगा, ठीक, ऐसी कंडीशन आ गई है। और वो रोग ऐसा है कि भाई अगर फैल गया, स्प्रेडिंग है, ठीक है ना, तो अगर स्प्रेड हो गया तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों की जाने जा सकती है उसमें, ठीक। आप उस जगह रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हो तो फिर पता चला कि आपको उस चीज को बताना ही पड़ेगा। आप उस जगह ओपननेस होनी चाहिए, खुलापन उस जगह होना चाहिए, ये नहीं कि आप सीक्रेसी कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। तो वहां जहां जनहित लगा हो उस जगह आपको उस हिसाब से कहना ही है। आपको सबसे पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक चीज देखना है, जनहित, कि जो हम मतलब हम अगर उस चीज को छिपा रहे हैं
तो छिपाने में जनहित है कि नहीं है, या अगर हम ओपननेस हो जा रहे हैं, खुलापन आ रहा है हमारे में, तो उसमें भी जनहित है कि नहीं है। आप सारे फैसले किस आधार पे करोगे? जनहित आधार पे करोगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा आधार होता है। तो वही चीज है। अब है ग्राहक नागरिक की निजता। उदाहरण है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को ग्राहक के चिकित्सा इतिहास को गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। व्यावसायिक वार्ता, उदाहरण किसी अन्य देश के साथ व्यापार वार्ता में संवेदनशील आर्थिक डेटा शामिल हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज। फिर है हमारा आंतरिक विचार विमर्श। ये है कैबिनेट मंत्री समय से पहले लीक होने के डर के बिना नीतिगत विकल्पों पर बहस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल यही है निजता यानी प्राइवेसी और गोपनीयता आपकी, ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों को आपको देखना है, ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। एक है खुलापन, ओपननेस, ठीक है ना। ओपननेस यानी खुलापन, इनको जान लीजिए। इनके बारे में क्या है, खुलेपन पर नोलन कमेटी की रिपोर्ट है। हमने आपको नोलन कमेटी बताए थे, 7 आपके क्या थे, सिविल सेवकों के आदर्श थे या मूल्य थे जो उनके में होना चाहिए, नोलन कमेटी के हिसाब से, ठीक है ना। उसमें आपका खुलापन भी था, ओपननेस भी था, ठीक है ना, क्लियर। तो नोलन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को अपने सभी निर्णयों और कार्यों के बारे में यथासंभव खुला होना चाहिए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म का विकास करना, ठीक है ना, क्लियर। प्रशासन में खुलापन लाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005। अब महत्व क्या है भैया, ये जान लीजिए कि महत्व ओपननेस में हमारा क्या है। नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक निगरानी बढ़ाकर रिश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करना, भाई खुलापन है। जैसे खरीद विवरण ऑनलाइन प्रकाशित करना, जाहिर सी बात है, खरीद जो विवरण है उसको हम क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रदर्शित करते हैं कि भैया ये जो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है, इतना ही आवंटन होगा और इतने बजे से इतने बजे तक मिलेगा और ये पात्र हैं, यही आ सकते हैं। तो हर चीज उसमें डिफाइन कर दिया। अब वही लोग आएंगे जो उसके पात्र होंगे, ठीक। अमाउंट सबको पता है। इससे ये होगा कि मान लीजिए किसी को नहीं पता है, तो जब ओपननेस हर चीज खुली रहेगी तो उसको पता चल जाएगा। आप बिना बताए अगर वो चीज कर रहे हो तो किसी को उसके बारे में जानकारी है, किसी को जानकारी नहीं है, सब तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और अपात्र भी पात्र हो जा रहा है, ठीक। तो ये चीजों पे पूरा ध्यान रखना है, ठीक। इससे त्रुटियां नहीं होंगी, त्रुटियों को शीघ्र रूप से पहचाना जा सकेगा और सुधार किया जा सकेगा। विभागों के बीच विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके सहयोग और नवाचार की संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विकास किया, ठीक है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वैश्विक चुनौतियों के बारे में सहयोग को सुगम बनाना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पहलों के लिए पर्यावरण संबंधी डेटा को क्या करना, साझा करना। भाई हमने सारे देशों ने जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम हुआ, कॉप में सबने अपने देश के डेटा को क्या कर दिया, साझा कर दिया कि कार्बन एमिशन कितना है, ठीक है ना, जीरो कार्बन का वो कितना है, तो पॉल्यूशन रेट कितना चल रहा है, ठीक है ना, और आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल कितना चल रहा है, सारा डिफाइन कर दिया, जिससे कि आप जज कर सकते हो ना कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा एमिशन कर रहा है, ठीक। तो अगर हम कल को कुछ चार्जेस भी लगाने वाले हैं तो वो फेयर लगे, फेयर चार्जेस हो, ठीक है ना, कि अगर हम ये कर लें कि जो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है उसी के आधार पर उससे उतने चार्जेस वसूले जाएं, मतलब एक फंड तैयार किया जाए, उस फंड में सबसे ज़्यादा भागीदारी उसी कंट्री की होगी जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो उसी रेशियो में सबको बांट देते हैं। ये बांटेंगे तब जब सबके डेटा क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ओपननेस होगा। जब ओपननेस रहेगा ही नहीं, सब कुछ अपना डेटा आप लोग छिपाने लगोगे तो फिर कहाँ से होगा,
ठीक, जैसे एक टीचर है, अगर वो सारे बच्चों को चाह रहा है कि हम समान रूप से उसकी तैयारी करवाएं सब, तो अगर उसने कहा कि बताओ इस सब्जेक्ट के हम टीचर हैं, इस सब्जेक्ट में इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपने अपने मार्क्स क्या करो, सार्वजनिक करो, ठीक है ना। तो अब आप छिपाओ नहीं, हम तो उसमें टॉपर रहे हैं, हम तो इसमें टॉपर रहे हैं, तो फिर कहाँ से आप तो हमेशा ही टॉपर रहोगे फिर, है कि नहीं है। तो सुधार कहाँ से आ पाएगा, कमी कहाँ से, जब तक कमी पता नहीं चलेगी तो तब तक नहीं हो पाएगा, वही चीज़ है। फिर है क्या, सेल्फलेसनेस, ठीक है ना, निस्वार्थता, ठीक है ना, निस्वार्थ आप लोग जान रहे हैं, इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए है नहीं, एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या है। ये भी किससे रिलेटेड है, नोलन कमेटी की रिपोर्ट में। नोलन कमेटी ने 7 रिपोर्ट्स दिए थे, 7 वो दिए थे, मतलब ठीक आदर्श, उनमें ये भी है, ठीक है ना, क्लियर, वो देख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन में आएगा नोलन कमेटी, ठीक है ना। सिविल सेवकों के लिए महत्व, लोक सेवा न कि स्वसेवा, ठीक, ये निस्वार्थता, ठीक है ना। आपको लोक सेवा के लिए रखा गया है, इसी वजह से आपको लोक सेवक कह रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अपनी सेवा के लिए रखा जाता तो क्या कहा जाता, स्वयं सेवक, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहाँ स्वयं सेवक को दूसरे सेंस में भी लेते हैं, आरएसएस वाले दूसरे, मतलब आप दूसरों पे डिपेंड न रहें, स्वयं सेवक किसे, आप दूसरों पे निर्भर न रहें, ठीक। चलिए आगे आइए, इसमें दिया हुआ है क्या, लोक सेवा न कि स्वयं सेवा यानी स्व सेवा, पब्लिक सर्विस नॉट सेल्फ सर्विस, सुविधा के बजाय कर्तव्य का चुनाव, ठीक है ना। आप सुविधा ना खोजो, आप क्या, आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना ही करना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा एक, कहाँ द्वारा तेजी से वो होता है नीचे, देखिए हाँ, ये ठीक, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा एक दूर दराज के गांव में आवश्यक टीके उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाना, ठीक है ना। मतलब ड्यूटी यहाँ क्या है, सर्वोपरि है, कर्तव्य सर्वोपरि है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण यानी लॉन्ग टर्म विजन, इसमें ये कहा है कि नीतियों के भविष्य के प्रभाव पर विचार न कि केवल तात्कालिक राजनीति दबाव पर, ठीक है ना, क्लियर। मतलब हम ऐसी नीति बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो, दीर्घकालिक हो, दीर्घकालिक लोगों के हित में हो, पब्लिक के हित में हो, ना कि हम सरकार के दबाव में ऐसी नीति बना दें जो कि लोग आगे चल करके क्या हो, फिर उसके लिए ठीक उनको परेशानी हो, उनके हित टकराएं। दूसरों को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग अदर्स, ठीक है ना, यानी एक ग्रामीण विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण देने की कार्यशालाएं आयोजित करना, कि भाई कैसे, हाउ टू डू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, किस तरीके से आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को समझना। फिर उसके बाद यहाँ है आपका उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण प्रस्तुत करना किसका, सेल्फलेसनेस का। जैसे भाई किसी भी चीज का, एक समर्पित और ईमानदार सिविल सेवक द्वारा अपने सहकर्मियों को विभाग में नैतिक आचरण का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या करना, प्रेरित करना, कि भाई नैतिकता बनाए रखें, ठीक है ना। अब सेल्फलेसनेस पे एक नैतिक मुद्दा जो है समाचार पत्रों में छाया रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है ना, यानी समलैंगिक विवाह, यानी सेम सेक्स मैरिज यानी होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है ना। इसमें यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा सहवास और यौन संबंध की क्रिया को इसकी श्रेणी से बाहर कर दिया गया और पति पत्नी और से बनी पारंपरिक भारतीय परिवार इकाई को बराबर नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसको जो है अपराध की श्रेणी से क्या किया जाए, बाहर किया जाए, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ क्या है, समलैंगिक विवाह के से रिलेटेड नैतिक मुद्दे क्या हैं, एक्चुअल आपको ये जानना है, ठीक है ना। क्या क्या नैतिक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे धार्मिक आपत्तियां हो सकती हैं, ठीक है ना,
क्लियर? अब देख लीजिए ये सेल्फलेसनेस में है, ये टॉपिक किसमें आएगा? सेल्फलेसनेस में। तो धार्मिक आपत्तियां, रिलीजियस ऑब्जेक्शंस। कई धर्म विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच मिलन के रूप में देखते हैं, ठीक? यह समलैंगिक विवाह की अवधारणा से विरोधी है, ठीक? आगे आइए, पारंपरिक मूल्य यानी ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह को पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं को संरक्षित रखना चाहिए, जो संभवतः विवाह को पुनः परिभाषित करने के विचार का विरोधाभासी है। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है आप उसी को व्यक्त कीजिए, काहे उसमें दूसरा सिस्टम, ठीक? क्लियर? तो कर्तव्य सिद्धांत पारंपरिक कर्तव्यों और सामाजिक अनुबंधों को कायम रखना। तीसरा क्या है? संतानोत्पत्ति और प्राकृतिक परिवार, ठीक है ना? प्रोक्रिएशन और नेचुरल फैमिलीज, ठीक है ना? कुछ लोगों का मानना है कि विवाह का उद्देश्य क्या है? संतानोत्पत्ति है, ठीक? जिसे समलैंगिक जोड़े जैविक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना? इससे बच्चा पैदा करने से परे विवाह की मूल भावना के बारे में सवाल उठता है, ठीक है ना? उद्देश्य सिद्धांत विवाह का उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य पर सवाल उठता है, ठीक है ना? क्लियर? और चौथा है फिसलन भरी ढलान का तर्क, स्लाइटली स्लोप आर्ग्यूमेंट, यानी विरोधियों का डर है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से विवाह की और अधिक पुनर्परिभाषाएं हो सकती हैं, जैसे बहुविवाह, ठीक है ना? कर्तव्य सिद्धांत इसका क्या? कि पारंपरिक परिभाषाओं और सीमाओं को कायम रखना, कानून और नैतिकता का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, ठीक है ना? इसमें क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्तिगत नैतिकता के आधार पर कानूनी अधिकारों का निर्णय, ठीक, निर्धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? कानूनी आधारों का। और उनका तर्क है कि समलैंगिक विवाह की प्रकृति के बारे में व्यक्तिगत मान्यताओं की परवाह किए बिना उसे मान्यता दी जानी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल यहाँ भी समझा दिया है वही चीज। अब आगे आ जाइए, आगे की राह ये है इसमें कि समलैंगिक विवाह के बारे में सम्मानजनक बातचीत को क्या देना? बढ़ावा देना, ठीक? दूसरा क्या? लैंगिक उन्मुखता यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की परवाह किए बिना प्यार, प्रतिबद्धता और परिवार बनाने का महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? यह सुनिश्चित करता है कि धर्म द्वारा नागरिक कानूनों का निर्धारण न किया जाए, ठीक है ना? क्लियर? और ऐसे कानूनों का निर्धारण जो LGBTQ, ठीक है ना? LGBTQ प्लस लोगों को विवाह, रोजगार और आवास जैसे क्षेत्रों में भेदभाव से बचाए। हमने बताया था समलैंगिक वालों को LGBT कहा जाता है, ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल यही है, ये आपका थ्योरी जितने थे, जो भी टॉपिक्स थे वो आपके खत्म हुआ। एक है ओपननेस, एक है हमारा सेल्फलेसनेस, एक है हमारा कौन सा? गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद आपका टेम्परेंस यानी संयम, ठीक? फिर आपका रिस्पॉन्सिवनेस यानी अनुक्रियाशीलता किसे कहते हैं? मतलब अगर कोई मैसेज बार बार आ रहा है, आप ऐसे उस पे हो कि मतलब पब्लिक डील है तो डेली एक एक डील आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है। कॉल सेंटर्स पे यही सब होता है, ठीक है ना? कि भाई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत किया, आपने तुरंत रिस्पॉन्स उसका दिया, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में आता है, ठीक है ना? एक सिविल सेवक है अगर, तो अगर वो किसी पद पे है और जनता की के लिए मान लीजिए कोई शिकायत पेटिका लगा रखा है और वहाँ बार बार शिकायत आ रही है, ठीक? तो वो बार बार उन चीज़ों को देख रहा है, ठीक है ना? और उनके उससे रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस यानी अनुक्रियाशीलता कहलाती है, ठीक? उसके बाद विवेक यानी प्रूडेंस, ठीक? साहस, करेज, ठीक? ये है इसके बारे में। इसके बाद धैर्य यानी प्रिजर्वेंस आपको देख लेना है, थोड़ा सा अनुशासन देख लेना है,
अनुशासन यानी डिसिप्लिन, फिर आपका एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी, इम्पैथी और कंपैशन, ठीक। और फाइनली उसके बाद जो हमारा है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, और उसके अलावा सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, ठीक। और ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता, न्यूट्रलिटी, ठीक। और इनके अलावा जो है ऑब्जेक्टिविटी तो हो ही गया, और उसके बाद हमारा क्या है निष्पक्षता, और उसके बाद हमारा सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ठीक। और फाइनली आपका अभिरुचि, ठीक। तो ये ओवरऑल आपका क्या हुआ, खत्म, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा वो उसके बाद जब खोल क्या प्रश्नोत्तर में समझिए दिया गया है, एक सिविल सेवक को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक। दूसरे क्वेश्चन, इसे एक बार पढ़िएगा, मैं क्वेश्चंस को एक बार देख ले रहा हूँ कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। ये इसको मैंने थ्योरी में भी दिया है कि क्यों सत्यनिष्ठ होना चाहिए सिविल सेवक की इंटीग्रिटी, ठीक, ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरा है समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना। आप किसी भी सत्यनिष्ठ अगर हो तो क्या आप समझौता करोगे? नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से करोगे। आप जिस पे तटस्थ हो, जो सही है उसी पर कायम रहोगे, स्थिर रहोगे, ठीक है ना। आप कहीं से भी बदलोगे नहीं, ठीक है ना। तो आपको समझौता नहीं करना है परिस्थितियों के साथ, नहीं भाई ले दे करके काम चल गया, चलो हो गया, तो ये आपका सत्यनिष्ठा नहीं हो, ठीक। तो उसी को कहा है कि समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है, ठीक है ना, क्लियर। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। उदाहरण देख लिया जाए, ठीक, क्योंकि उदाहरण को समझ लेना चाहिए। जैसे दिया हुआ है यहाँ, केन्या के एक धावक, यही है ना, इसी में है ना, उदाहरण से स्पष्ट करता है। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, नहीं यही से है, इससे उदाहरण ये दिया है, केन्या का एक धावक है आबेल मुल्ताई, ठीक है ना। दौड़ में फिनिश लाइन से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, ठीक, फिनिश लाइन से कुछ ही दूरी पर था यहाँ, ठीक है ना, था कि संकेत चिन्हों को न समझ पाने से भ्रमित हो गया और रुक गया, ठीक है ना, क्लियर। उसे लगा कि दौड़ अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब फिनिश लाइन 2-3 लाइनें बनी होती है, अब वो समझा कौन सी फिनिश लाइन है या नहीं है, वो नहीं समझ पाया, वो वहीं क्या हो गया, रुक गया, ठीक है, क्लियर। उसे लगा दौड़ समाप्त हो गई। स्पेन का धावक था इवान फर्नांडिस, ठीक है ना, उसके ठीक पीछे था। उसे मुल्ताई का भ्रम क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये कहीं रुक गया, वो कंफ्यूज हो गया इस वजह से, ठीक, उसे समझ में आ गया। उसने मुल्ताई को चिल्लाकर बता दिया कि दौड़ना जारी रखो, ठीक है ना, डू रन, ठीक। लेकिन मुल्ताई को स्पेनिश नहीं आती थी, ठीक। वह फर्नांडिस की बात नहीं समझ सका, लेकिन फर्नांडिस को स्थिति समझ में आ गई। उसने मुल्ताई को धक्का देकर जिता दिया, ठीक है ना। भाई धक्का दिया, उसको नहीं समझ में आ रहा था, वो स्पेनिश बोला, वो नहीं समझ, उसने क्या किया, वो तो जीत ही रहा था, ठीक। तो फाइनली उसको धक्का देकर के क्या कर दिया, जिता दिया। ये थोड़ी ना कि धक्का देने का मतलब गिरा दिया, ठीक, क्लियर। बाद में एक रिपोर्टर ने इवान से पूछा कि आप के केन्याई को जीतने क्यों दिया। इस पर इवान ने जवाब दिया कि मैंने उसे नहीं जीतने दिया, वह जीत रहा था, वह दौड़ उसे ही जीतनी थी। रिपोर्टर ने फिर कहा कि लेकिन आप जीत सकते थे, ठीक। तो यहां है, ठीक है ना, जीत सकते थे। उपरोक्त उदाहरण क्या स्पष्ट करता है कि इवान यदि केन्याई धावक के भ्रम का फायदा उठाकर जीतता
तो वह उसकी सत्यनिष्ठा से क्या होता, समझौता हो जाता। ठीक है ना, क्लियर। परंतु ईवान ने समझौता न करके पूर्ण सत्यनिष्ठा को क्या किया, साबित किया। तो आप कई सारे उदाहरण सत्यनिष्ठा के दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक सत्यनिष्ठा का उदाहरण दे रखा है, ठीक है ना, कि भाई आपने कार्य किया, आपको जो उसका मेहनताना मिल रहा है, चाहे आप कार्य करो या ना करो, बस आप प्रेजेंट भी रह रहे हो तो आपको वो मिलना ही मिलना है। लेकिन आपने कहा ना मैंने कार्य किया है तो मैं पैसा क्यों लूँ, जाहिर सी बात है वो आपकी क्या हो गई, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी कहलाएगी। ठीक है ना, उदाहरण जरूर याद रखिए, उदाहरण याद रखेंगे वहां लिखने में सहायक होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब दिया है क्या कारण है कि निष्पक्षता, निष्पक्षता हमने आपको पढ़ाया, आ गया निष्पक्षता पे प्रश्न, निष्पक्षता और अपक्षपातीयता। ठीक है ना, क्लियर, मतलब अपक्षपात, ठीक, को लोक सेवाओं में विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए। अपने उत्तर को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अब इसमें क्या है कि आपको निष्पक्षता का उदाहरण पता होना चाहिए, उसके कई आयाम पता होने चाहिए। हमने कई आयाम बताए कि सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्यों जरूरी है, तो उसमें दिया हुआ है ना कई आयाम, हर आयाम के एक एक उदाहरण है, तो वो आप उदाहरण क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, यही है निष्पक्षता। अब आप जाइए जानिए क्या है निष्पक्षता। तात्पर्य, मुद्दे, गुण, दोष के आधार पर ये ठीक। अब आइए स्पष्ट करिए उदाहरण, आइए देखिए उदाहरण में लिए देखा कीजिए। एक सिविल सेवक को किसी क्षेत्र के विकास के लिए सभी हित संबंध हित समूहों से अपने प्राधिकार के अंतर्गत संपर्क स्थापित करना चाहिए, परंतु किसी के पक्ष में व्यक्तिगत झुकाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, वर्तमान के संदर्भ में देखें तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में रंग, भाषा, नस्ल, धर्म के आधार पर चुनौतियां विकट होती जा रही हैं। यदि ऐसे में लोक सेवक द्वारा उपर्युक्त आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो न सिर्फ इससे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन होगा, बल्कि देश की अखंडता को भी क्या लगेगा, धक्का लगेगा। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग पढ़िएगा। आवश्यक क्यों है ये सारा आपका दिया हुआ है। क्या, एक विविधतापूर्ण समाज की रक्षा, एक भाई भतीजावाद पर रोक, ठीक, लोकतंत्र की रक्षा, फिर उसके बाद क्रोनी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पर रोक, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्रोन राजनीतिक तटस्थता, विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग पर रोक, लोक कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर संचालन, भ्रष्टाचार पर रोक, मूल्यों का पोषक, अन्य मूल्यों का पोषक जैसे सत्यनिष्ठा। ठीक है ना, ये सब आपको आने चाहिए, ये सब देख लीजिएगा। फिर आइए इस पर ऐसे दो ऐसे गुण बताइए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर, ये तो बहुत आने वाला प्रश्न है, मतलब कई बार आया, दो गुण बताइए, या सिविल सेवकों में पाए जाने वाले आदर्शों को बताइए, ठीक है ना, या उनके अंदर पाए जाने वाले नैतिक मूल्यों को बताइए, कई बार आएगा। ठीक है ना, तो नोलन कमेटी ने 7 सिविल सेवकों का वो दिया है ना, वो सबसे पहले लिखिए, कुछ भी है नोलन कमेटी। अच्छा, नोलन कमेटी का जिक्र करेंगे बार बार तो क्या होगा कि आपको पता है, ऐसे तो कोई भी लिख देगा, सत्य होना चाहिए, अहिंसा वाला होना चाहिए, तो गांधी जी के सिद्धांत बता दीजिए, है कि नहीं है। तो ओवरऑल क्या कि नोलन कमेटी से ये कंफर्म हो जा रहा है कि आपने सिविल ये सब्जेक्ट का अध्ययन किया, और उनके हिसाब से वो 7 सिद्धांत क्या हैं जो एक सिविल सेवक में होने चाहिए। ठीक है ना, वो डिफाइन करते रहा है। आगे आ जाइए, आगे लोक सेवकों पर विशाल, एक है सहिष्णुता, आप लोग पढ़े हैं, टॉलरेंस, और दूसरा गुण जान लीजिए कौन सा होना चाहिए। ये सहिष्णुता के बारे में इन्होंने बता दिया बहुत अच्छे से। एक है हमारा क्या, कंपैशन, करुणा। करुणा मतलब किसी को अगर देख के कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट का निवारण भी आपको करना है। ठीक है ना,
उसकी भावना भी जागृत है। अगर जैसे निशक्त व्यक्ति है तो मतलब वो गरीब व्यक्ति है, खाने पीने को उसको संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो संसाधन के नियमित, ठीक है ना, उपलब्धता हो तो ये सुनिश्चित करना, ठीक है ना। आगे आइए, लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या, देखिए किसी भी डेफिनीशन को आप, इतने सारे डेफिनीशन हैं, आप कैसे समझा सकते हो? समझाओगे तो केवल उदाहरण से समझाओगे और उसी से याद कर सकते हो, ठीक है ना, उसी से याद कर सकते हो। और उसमें एक कीवर्ड पकड़ो, उसमें क्या पकड़ो? एक कीवर्ड, एक दो कीवर्ड्स पकड़ो जिसके आधार पर हम क्या कर सकें, समझा सकें जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर कहीं भी आप जाओगे, आप गाथा लिख करके आओ, कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक आप उदाहरण नहीं डालोगे, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो कि कई सारी किताबें जो डिफरेंट पब्लिकेशंस की आ रही हैं या डिफरेंट कोचिंग्स की आ रही हैं, तो आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो इसमें है कि आप उन चीज़ों को डिफरेंट किताबों से क्या कर लें, एग्जाम्पल्स को कलेक्ट कर लें। जैसे एक जगह लिख करके कि ये करेज है, तो करेज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स पे क्या एक एक उदाहरण लिखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, वही उदाहरण बार बार देखते रहें, अटैच करते रहें, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्या कर जाओगे, अच्छा नंबर पा जाओगे, ठीक है ना। हाँ, दिया हुआ है सत्यनिष्ठा, हम लोग देख लिए। एक चीज नहीं देख रहे हैं, प्रिजर्वरेंस, अध्यवसाय, इसे अभी पढ़ लेते हैं, ठीक। फिर सेवा भाव, सेवा भाव यानी सर्विस एटीट्यूड, एक प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, एक साहसपूर्ण दृढ़ता यानी प्रिजर्वेंस ही है, प्रिजर्वरेंस, लेकिन कैसा, करेजियस। हम लोग करेज भी पढ़े हैं, ठीक है ना। सारे वर्ड्स इधर से निकल के आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा, ये आप लोग देख लीजिए। प्रिजर्वरेंस देख लीजिए क्या है। प्रिजर्वरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ रहना, ठीक है ना, क्लियर। यानी अध्यवसाय, अध्यवसाय का अर्थ है निरंतर उद्यमशील बने रहना, अर्थात किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखकर उत्कृष्टता तथा उत्साह, ठीक है ना, के साथ कार्य करना, साथ ही बीच बीच में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से सकारात्मक और आशावादी मानसिकता से भी निपटने से, ये ध्यान में रखिएगा। जो भी बाधाएं आए, जो चुनौतियां आए किसी भी क्षेत्र में, ठीक, तो आप उनसे क्या करें, निपटे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो ये चीजें हैं, ठीक। किसी व्यक्ति में विद्यमान अध्यवसाय का गुण उसकी सफलता सुनिश्चित करने में क्या होता है, निर्णायक साबित होता है। उद्देश्य की स्पष्टता, उसकी महानता में गहरा विश्वास अध्यवसाय बढ़ाने में कुछ सामान्य उपाय हैं। लोक सेवक के लिए ये आवश्यक है क्योंकि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है और विभाग का लाभ भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब हमको ये चीजें देखनी है। अच्छा, इन चीजों को एक बार आप अपने से देखिएगा, बहुत ज्यादा वो नहीं है, टिपिकल, ठीक है ना, क्लियर। अब और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, योर क्वेश्चन बहुत बहुत से हैं। देखिए, ज्ञान के बिना ईमानदारी, अब यहाँ ईमानदारी पे प्रश्न है, ठीक है ना। ईमानदारी कमजोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। देखिए, एकदम जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है ना। अब इस कथन को समझते हैं क्या, आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ में उदाहरण देते हुए अभिमत को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ मेनली आपको एक उदाहरण के द्वारा क्या है, समझाना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या है, वर्तमान समय में आईटी, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय ज्ञान, ठीक है ना, के बावजूद जो है
बेईमान व्यक्ति हैकिंग, अंग व्यापार, हवाला आदि जैसे गंभीर अपराध कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर भाई, हमें ज्ञान नहीं है, ठीक, कहीं कहीं उच्च ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम क्या हो जा रहे हैं, शिकार हो जा रहे हैं। ठीक है ना, परमाणु बम का निर्माण और संहारक स्थितियों हेतु इनका उपयोग सर्वोत्तम क्या है, उदाहरण है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है, शिक्षा प्रणाली में तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। है हवाला क्या? हवाला क्या मतलब, क्या होता है हवाला? हवाला व्यापार के बगल में जैसे हवाला क्या है कि हवाला एक मुस्लिम में एक प्रथा है, मुस्लिम्स में, ठीक है ना, हवाला, ठीक है, वो सॉरी हवाला जैसे ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना, हम क्या हलाला आप पूछ रहे हैं, ठीक। हवाला जो है ये क्या है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जैसे पीएमएलए में आएगा, ये पीएमएलए एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक, वो हवाला के लिए ही है। वाइट मनी, वाइट कर देना, जैसे कई ऐसे वो होते हैं, जैसे सेल कंपनियां क्या करती हैं, जनरली इन उस पर क्या होती हैं, वो मतलब उनका जुड़ाव होता है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं कि जैसे ब्लैक मनी है, यहाँ नहीं चल रहा है, तो किसी भी सूरत में वो करके इधर उधर उनको इन्वेस्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, वाइट मनी में, कहीं से घाटा भी नहीं हो रहा है उनका। ठीक है ना, क्लियर। अंग व्यापार तो अलग है, ट्रैफिकिंग है, वो ट्रैफिकिंग है, वो ट्रैफिकिंग है भाई। और जो हलाला आप कह रहे हैं वो अलग प्रथा है, उस सबसे इसका नहीं, वो नहीं है, वो अलग चीज है भाई, है। अब ज्यादा ज्ञान ना लीजिए आप लोग, चलिए हो गया, ठीक, आज के लिए बस इतना, ठीक है ना, चलिए।